क्या पढ़ना है वो पहले समझो। मीनिंग ऑफ सॉलिड एंड इलास्टिसिटी। इसमें नाम तो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो वो पढ़ना है इलास्टिसिटी। मैं इस चैप्टर का 90% इलास्टिसिटी डिस्कस करूँ, इलास्टिसिटी पढ़ना। इसके बाद जानना है तुम्हें स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस एग्जाम वाला स्ट्रेस नहीं, बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो। और जानने हैं स्ट्रेन क्या होता है, और रॉबर्ट हुक का है हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ पढ़ना है। और इसी से रिलेटेड एक ग्राफ है, इसमें वो ग्राफ जानने पड़ेंगे। यही है मेन हुक्स लॉ से हम लोगों को मिलता है। इसी से 3 तरह के इलास्टिसिटी कांस्टेंट मिलते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। 3 तरह के मिलते हैं। इन तीनों बारे में थोड़ा जानना है, चैप्टर खत्म। ठीक है, इसमें 3 क्लास लगनी चाहिए, मतलब 5 आवर्स ऑलमोस्ट लगने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ सॉलिड एंड इलास्टिसिटी पहले समझे। क्लियर है ना, ज्यादा टॉपिक है नहीं इसमें, लेकिन इसके बाद जो है ना चैप्टर 10 फ्लूइड्स, वो इससे समझो कि 4 टाइम्स है, 3-4 टाइम्स कम से कम फ्लूइड्स इसके बाद होगा चैप्टर। कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको देखें। इसका मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी। सब लोग एक्सपीरियंस किया, कॉस्को बॉल प्रेस करें, कॉस्को बॉल को प्रेस किया, डिफॉर्म होता है, ज्यादा फोर्स लगाएंगे डिफॉर्म होगा, छोड़ेंगे वापस आ जाएगा, स्पेरिकल शेप फिर से रीगेन कर लेगा। किसी भी सॉलिड में ये है, अगर पेन है तो पेन को ऐसे प्रेस किया तो ये भी डिफॉर्म हुआ, हटाया वापस आ गया उसी शेप में, वापस आ गया उसी शेप में। वॉल पे फोर्स लगाया, डिफॉर्म हुआ, हटाया वापस आ गया। स्टील का है बॉल, उसको भी प्रेस किया, कॉस्को बॉल की तरह प्रेस किया, वो भी डिफॉर्म हुआ, हटाया वापस आ गया। समझ गए। गीली मिट्टी है, उसका भी बॉल लेके आया स्फीयर, गीली मिट्टी, उसको डिफॉर्म किया, हटाया वापस नहीं आया। गीली मिट्टी या रोटी बनाने से पहले जो गोला बनाते हैं आटा, वो उसको भी डिफॉर्म करके एलिफेंट बना दिया, तो छोड़ेंगे तो वापस नहीं आ जाएगा गोला, वापस गोला नहीं आएगा। क्यों? वो प्लास्टिक बॉडी है। तो क्या है प्लास्टिक बॉडी का मतलब यह समझ लें कि प्लास्टिक ही सॉलिड के बिहेवियर को 2 तरह में मैप किया गया है, इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी। तो जिस बॉडी में डिफॉर्म करने के बाद, डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन शेप एंड साइज, डिफॉर्म करने के बाद, ये स्पोर्ट्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, जो इसको डिफॉर्म करते हैं। डिफॉर्म करने के बाद और रिमूव कर ले हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स, तो जब ये रीगेन कर ले ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो ये इलास्टिक बॉडी है। और कोई बॉडी डिफॉर्म कर दिए, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिए, फिर ये रीगेन ही ना करे, तो वो क्या है प्लास्टिक बॉडी। इसलिए गीली मिट्टी क्या हो गया, गीली मिट्टी क्या हुआ, श्रुति तुम ध्यान नहीं देते हो, बहुत कम ध्यान देते हो। प्लास्टिक बॉडी हो गया, और एक हो गया इलास्टिक बॉडी। स्टील का कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा कि स्टील को हमने प्रेस किया, डिफॉर्म्ड हुआ, हटाया वापस आ गया, वॉल को प्रेस किया, डिफॉर्म्ड हुआ, वापस आ गया। तो ये हजम नहीं हुआ तो हजम कर लो, क्योंकि हर समय आप लोग माइक्रोस्कोप लेकर तो नहीं घूमते। डिफॉर्म किया तो ये डिफॉर्म्ड हुआ है, भले वो दिखे नहीं ऐसे, माइक्रोस्कोप लगाओगे तो दिखेगा, वो भी उससे दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा, लेकिन डिफॉर्मेशन हुआ है जरूर, और हटाए हैं तो वापस आया। कैसे हजम करें? तो हमने डिफॉर्म किया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, चलो 20 न्यूटन का फोर्स इन 5 मॉलिक्यूल्स पे लगाया, मेरा फिंगर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? फोर्स लगाने के बाद भी फिंगर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि इस फिंगर पे, मान लो फिंगर का लास्ट पॉइंट है जो, इस पे पूरा बॉडी ने, पूरे हमारे बॉडी ने मिल करके 5 न्यूटन फोर्स लगाया, लास्ट वाले बोल रहा है कि आगे जाओ, लेकिन उधर से भी इसने फोर्स लगाया वाल ने, और वो बोल रहा है कि भाई तू आगे मत जा, 20 न्यूटन मैं भी तुम्हें लगाता हूँ। इधर वाला, इस लास्ट वाले में मान लो पेन है, चलो पेन को ही समझो, पेन पे हमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया पेन पे, इस तरह से लगा रहे हैं, पेन पे ही लगा रहे हैं, पेन आगे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हमने 20 न्यूटन लगाए हैं, उधर से भी 20 न्यूटन लगाए, तभी तो आगे नहीं जा रहा है।
चलो मैंने तो लगाया, मेरा मन किया लगाया, वॉल ने क्यों लगाया 20 न्यूटन इस पे? लास्ट पॉइंट पे वॉल ने क्यों 20 न्यूटन लगाया? वॉल क्यों लगाएगा 20 न्यूटन? तो वॉल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। लास्ट वाला जो मॉलिक्यूल जिसपे पेन वर्क करके इसको फोर्स लगाया तो वो मॉलिक्यूल थोड़ा इधर लेयर ऑफ मॉलिक्यूल, इधर लेयर ऑफ मॉलिक्यूल, लेयर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत सारे। तो ये मॉलिक्यूल जब तक ये पास थोड़ा सा आएगा तभी ये फोर्स लगाएगा। सॉलिड में कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल तभी फोर्स लगाएगा जब ये पास आएगा। तो समझो कि स्प्रिंग है, इस मॉलिक्यूल में समझो स्प्रिंग लगा हुआ है, नेचुरल लेंथ पे रहना चाहता है। जैसे ही तुमने डिफॉर्म किया, थोड़ा सा पास आया, ये फोर्स लगाएगा कि वापस जाओ वहीं पे, फोर्स लगाए रखेगा, ऐसा फोर्स लगाए रखेगा, ये स्प्रिंग की तरह बिल्कुल अंदर से रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। मान लो ये है सॉलिड, तुमने इधर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया इतने एरिया में, और पहले ये मॉलिक्यूल यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, तुमने जो फोर्स लगाया उससे मॉलिक्यूल शिफ्ट होकर के यहाँ आ गए। तो जो नेक्स्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल है उनसे इनका सेपरेशन चेंज हो गया। चेंज हो गया तो इधर से ये हल्ला मचाएगा, ये हल्ला मचाएगा कि भाई इधर क्यों आ रहे हो, वापस जाओ अपने लोकेशन पे। ये सब जो फोर्स डेवलप होगा, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इधर से 20 और इधर से 20, तो ये फिर यहीं पे रेस्ट में रहेगा, शिफ्ट होकर के रेस्ट में रहेगा। और जैसे ही तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाए तो ये वाले जो फोर्सेस हैं अंदर से जो डेवलप हुए थे वो इन मॉलिक्यूल्स को अपने अपने लोकेशन पे ओरिजिनल पे भेज देगा, तो रिगेनिंग हो जाएगा। तो आखिर ये क्यों लगा रहा है? इसका शिफ्टिंग होगा तभी तो ये लगाएगा, अदरवाइज ये यहीं का यहीं रहे तो नहीं लगाएगा। अगर इसको मैं फोर्स लगाऊंगा, चयन को कि फोर्स लगाऊंगा कि भाई डिफॉर्म हो जाए, ये मॉलिक्यूल इतना ही सेपरेशन करना चाहता है, तो इसको फोर्स लगाया ये, तो ये इधर से फोर्स लगाएगा ना भाई, क्योंकि चेंज हुआ सेपरेशन, और चाहता है कि उतना ही पे रहे, तो इसलिए फोर्स लगाया। तो आखिर ये लास्ट वाला पेन वाला से मान लो लगाया था हमने 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन वाल क्यों इस पे लगाएगा? तो वाल के मॉलिक्यूल जरूर डिस्प्लेस हुए होंगे तभी तो लगाएगा, अदरवाइज ऐसे थोड़ी लगाता रहेगा। तो मॉलिक्यूल डिस्प्लेस में कब लगाया? बिना डिस्प्लेस हुए वो लगा ही नहीं सकता कोई सॉलिड। ऐसे ही कॉस्को बल रखा हुआ है, ऐसे थोड़ी फोर्स लगाता रहता है। डिफॉर्म करोगे तो वो फोर्स लगाना डेवलप करेगा अंदर से। ये जो अंदर से जो फोर्स डेवलप करता है, इन फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? ये रीस्टोरिंग फोर्स नाम इसलिए है क्योंकि यही रीस्टोर कराता है। जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो ये फोर्सेस इसको रीगेन कराएंगे और सारे डिस्प्लेस्ड मॉलिक्यूल को अपने अपने जगह पे भेज देंगे। कॉस्को बॉल में ये डिफॉर्मेशन दिखता है, जैसे ही हटाते हो वापस ले आता है। स्टील में भी होता है लेकिन वो इतना कम होता है कि वो दिखेगा, लेकिन रहेगा, क्योंकि बिना हुए वो फोर्स लगाएगा ही नहीं। और लगाता नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता, लगाता नहीं तो लास्ट मॉलिक्यूल आगे बढ़ता। आगे नहीं बढ़ रहा है इसका तो उधर से लग रहा है, उधर से लगेगा कब? डिस्प्लेस होगा तभी। सो बॉडी तो हर बॉडी डिफॉर्म था, कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है। आइडियल बात है रिजिड बॉडी, सब में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो, तो दिखे या ना दिखे, होना ही है। इनको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? और ये इफेक्टेड एरिया मान लो ए है। इफेक्टेड एरिया कितना है? ए है। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर से डेवलप हुआ, मान लो 20 न्यूटन डेवलप हुआ, डिवाइडेड बाय एरिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड इन डिफॉर्म्ड बॉडी। डिफॉर्म्ड बॉडी में ही तो डेवलप होगा ये, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। ऐसे तो देखो प्रेशर होता है, प्रेशर कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये भी है फोर्स अपॉन एरिया, दोनों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन पास्कल में है। तो प्रेशर जब था ही फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस नया नाम क्यों? प्रेशर तो था ही फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर ही बोल देते, नहीं बोला गया, उसको बोला गया स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारा इस फोर्स का और इस फोर्स में दोनों में डिफरेंस है। ये फोर्स का पर्पस ही है रीस्टोर कराना शेप एंड साइज को। इसलिए इस बात को याद दिलाने के लिए कि ये रीस्टोरिंग फोर्स है, इसका नाम ही बदल दिया स्ट्रेस। स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम इनसाइड द मटेरियल whose purpose is to restore the original shape and size. इसको बोलते हैं स्ट्रेस। और जिस सॉलिड में स्ट्रेस है डेवलप्ड, जिस सॉलिड में पर यूनिट एरिया फोर्स डेवलप होगा वही इलास्टिक होगा। गीली मिट्टी में क्या होगा? डिफॉर्म कर दिया, ये डेवलप ही नहीं हुआ फोर्स, क्योंकि गीली मिट्टी में हटाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स तो ये होता ही नहीं, फोर्स ही नहीं बनता। उसमें मॉलिक्यूल में
शिफ्ट कर दिया तो वो सॉलिड पूरा परफेक्ट सॉलिड है ही नहीं कि वो फिर से वापस धक्का दे वहां जाने का, वो डेवलप ही नहीं होता प्लास्टिक बॉडी में। इसलिए स्ट्रेस जो होता है वो जीरो रहता है प्लास्टिक बॉडी में, कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप ही नहीं हुआ, इसलिए स्ट्रेस वहां जीरो है। ठीक है, किसमें स्ट्रेस जीरो है, इलास्टिक बॉडी में स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स करंट एरिया। 3 टाइप का स्ट्रेस होता है जो हम लोग एक करके देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। 3 तरह के होते हैं, वो देखेंगे एक एक करके। इलास्टिक बॉडी में स्ट्रेस होगा और वो स्ट्रेस रिस्टोर कराएगा। ऐसा सॉलिड जिसमें आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स रीगेनिंग शेप और साइज का पूरा हो जाए, यानी रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज में ले आए, उस सॉलिड को क्या बोलते हैं, इलास्टिक। और जिन सॉलिड में ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होता, नो रीगेनिंग ऑफ शेप एंड साइज, वो बॉडी प्लास्टिक। समझ गए? एक और हम लोग टाइप बनाते हैं सेमी इलास्टिक। उसमें क्या होगा, पार्शियल इलास्टिक या सेमी इलास्टिक जैसे कोलेजन होता है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स हटाएंगे तो रिगेनिंग कुछ होगा, पूरा गेनिंग नहीं होगा, पूरा रिगेन नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सेमी इलास्टिक। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है वो मीनिंग वाइज इलास्टिक, प्लास्टिक, सेमी इलास्टिक पढ़ने हैं, लेकिन जो एक्चुअल में पढ़ने हैं वो है इलास्टिक। समझ गए? क्यों डेवलप होता है इलास्टिसिटी, क्यों डेवलप होता है? चलो पहले पढ़ो, एक सेंटेंस पढ़ोगे बस, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो और अंडरलाइन करो। क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। It tends to regain the original configuration when external deforming force acting on the body are removed. ठीक है, कंप्लीटली रिगेन करेगा कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन मतलब शेप एंड साइज, याद होगा, कन्फिगरेशन चेंज हो गया था, क्यों, रिलेटिव सेपरेशन कुछ मॉलिक्यूल्स के चेंज हो गए, तो कन्फिगरेशन चेंज। ओरिजिनल कन्फिगरेशन मतलब ओरिजिनल पोजीशन आ जाए सारे मॉलिक्यूल्स। फिर देखो क्या लिखा है एक सेंटेंस, ए बॉडी विच completely regains its original configuration, that is size and shape, on removal of deforming force is called perfectly elastic body। बस इतना ही तक अभी पढ़ने हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर ये डेवलप ही क्यों होता है, वो जरा समझा जाए। एक ग्राफ तुम लोगों ने देखा होगा शायद, केमिस्ट्री में देखा होगा, याद है ये ग्राफ, देखा है क्यों, कहीं तो देखा है ये ग्राफ, नहीं देखा? पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर सेपरेशन इन ए सॉलिड, किसी सॉलिड में मोलिक्यूल सेपरेशन और उनसे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। एक सेपरेशन ऐसा है आर नॉट जिसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। एक हेमिस्फेरिकल बॉल ले लें और इसमें एक स्फीयर डाल दें तो वो कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, ऐसे ऐसे करते करते कहां पहुंचेगा, लोवेस्ट पॉइंट, दैट इज मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दें, इसे हेमिस्फेरिकल बॉल में जो डाला तो ये ऐसे ऐसे घूमता हुआ पहुंचेगा कहां पे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्फ़िगरेशन। यही स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, याद होगा 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताया था। स्टेबल इक्विलिब्रियम यही होता है, इसको थोड़ा भी डिस्प्लेस करोगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो जैसे ही रिलीज करोगे ये वापस आएगा, ऐसे ऐसे करके मिनिमम वाले में रुक जाएगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी का ये कर्व अगर दिखाएं तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, 0 है समझो, यहाँ गए mgh हो गया, यहाँ गए mgh डैश हो गया, यहाँ mg डबल डैश हो गया, mgh यहाँ भी हो गया, mgh यहाँ भी हो गया, यहाँ मिनिमम है। ठीक है, वैसे ही इधर भी होता है सॉलिड में। सॉलिड में क्या होता है वो देखो, सॉलिड में वैसे ही है, ये है इंटरमोलिकुलर सेपरेशन। क्या है सॉलिड में, जोर से बोलो क्या है, इन मोलिकुलर सेपरेशन जो R है ये एक्चुअली R0 पे रहता है, मतलब दो मॉलिक्यूल कितने सेपरेशन पे रहना चाहेंगे, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो R0 सेपरेशन है उस पे। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऐसा होता है,
पोटेंशियल एनर्जी का ये कर्व है किसी भी सॉलिड के लिए, इंटरमोलिकुलर सेपरेशन और पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी R0 सेपरेशन पे अगर है तो ये R0 सेपरेशन पे ही रहना चाहेगा। अगर इससे तुमने ज्यादा कर दिया सेपरेशन, मान लो बॉडी को एक्सपैंड कर रहा हो, रॉड है इसको एक्सपैंड करने लगे तो इसके मॉलिक्यूल में सेपरेशन बढ़ जाएगा। जो R0 था हमारा सेपरेशन वो बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। रॉड है, ध्यान देना, रॉड में जो भी इंटरमोलिकुलर सेपरेशन सब अभी R0 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तुमने ऐसे एक्सपैंड किया तो R0 थोड़ा बढ़ेगा, R0 थोड़ा सा सेपरेशन का बढ़ेगा, R0 ये है, थोड़ा बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। तुम्हारा वर्क डन इन एक्सपेंशन वो यहाँ स्टोर हो गया। तुमने वर्क डन किया, यहाँ स्टोर हो गया। जैसे ही छोड़ोगे वापस आएगा। वैसे ही तुमने एक्सपेंशन किया तो ये तुम्हारा वर्क डन यहाँ स्टोर हो गया, इतना पोटेंशियल एनर्जी। जब हटाओगे डिफॉर्मिंग फोर्स को ये वापस आएगा ऐसे ऐसे, यानी कि ये तुमने ऐसे कर दिया था, इसको R0 को ऐसा कर दिया था, अब जैसे ही छोड़ोगे तुम ये ऐसे ऐसे करेगा, वाइब्रेट करेगा, फिर वापस ये R0 पे आएगा, क्योंकि यही मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली अगर इसको तुमने कंप्रेस कर दिया तो R0 ये है ऐसे हो गया, समझो कि स्प्रिंग लगा हुआ था, नेचुरल लेंथ था ये, और कंप्रेस कर दिया, तो जब तक फोर्स लगाए रखे हो तब तक तो ये डिफॉर्म रहेगा। जैसे तुमने हटाया ये वापस स्प्रिंग इसको ऐसे लाएगा, ऐसे ऐसे करेगा और फिर इसी से आ जाएगा। मतलब अगर तुमने एक्सपैंड किया तो यहाँ लाए, कंप्रेस किया तो यहाँ लाए, सेपरेशन कम कर दिया, सेपरेशन ज्यादा कर दिया, वापस होकर के यहीं आना है। इसलिए इलास्टिसिटी क्यों डेवलप होता है भाई? क्योंकि जैसे ही तुम फोर्स लगाते हो, चाहे डिफॉर्मिंग कंप्रेस करने के लिए लगाओ या एक्सपैंड करने के लिए लगाओ, तुमने इंटरमोलिकुलर सेपरेशन चेंज किया, सेपरेशन चेंज होगा तो अंदर से फोर्स डेवलप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग की तरह। क्या डेवलप होगा? ये रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ले आएगा ओरिजिनल पोजीशन में। क्यों लाएगा? वही वाला पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, वापस ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्फ़िगरेशन में ही रहना चाहता है। स्प्रिंग की तरह समझो। मॉडल अगर सॉलिड का हम लोग बनाते हैं, मॉडल सॉलिड का क्या बनाते हैं? मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल में क्या बनाते हैं? तो एक गोला लिया, गोला लिया, गोला लिया, सबको स्प्रिंग से अटैच करो, सबको स्प्रिंग से अटैच करो, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे रहेगा। और ऐसे ऐसे मान लो 100 गोला को स्प्रिंग से एक दूसरे से अटैच कर रखा है और ये बन गया एक सॉलिड। अब इसमें तुमने कहीं से डिफॉर्म करोगे तो कोई ना कोई स्प्रिंग तो इलोंगेट हो, चाहे कंप्रेस हो, हटाओगे तो फिर वापस नेचुरल लेंथ पे आएगा, वही सॉलिड हो जाएगा। वही काम यहाँ भी हो रहा है। स्प्रिंग दिख नहीं रहा है, मॉडल में एक्चुअली यही काम करते हैं और यही इसी बिहेवियर को हम लोग इसलिए इलास्टिक स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग का इलास्टिक बिहेवियर है, वैसे इसका बिहेवियर सॉलिड का बिहेवियर है। मॉलिक्यूल में सेपरेशन कम करो या ज्यादा करो, ये वापस रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ले जाएगा R0 पे। और यही रीजन है, यानी कि रीजन ऑफ इलास्टिसिटी इज इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप्ड ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। एंड दीज इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कि लग रहे हैं, जो डिफॉर्मेशन को नलिफाई करके वापस रीगेनिंग कराना चाह रहे हैं, उन्हीं को तो हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस फोर्स पर मटेरियल। इसी के बारे में लिखा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ो क्या लिखा है? Is on account of strong intermolecular and interatomic forces. When a solid is deformed, it causes change in interatomic or intermolecular distances. इसमें चेंज करता है। On removing the deforming forces, the interatomic force drive them back to their original position. कौन ड्राइव करता है? Intermolecular force. And consequently the body regain the original shape and size. समझ गया? इसलिए मेन रीजन क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप होना ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। इसलिए इस ग्राफ को दिखा दो कई बुक में, जैसे ही इलास्टिसिटी चैप्टर शुरू हुआ सबसे पहला ग्राफ यही दिखेगा, भले ही एनसीईआरटी में पता नहीं है कि नहीं है। R0 is separation, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो अगर स्पेस नहीं है तो, सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स।
ये आर नॉट इलास्टिक बॉडी में हर बॉडी में मॉलिक्यूल में सेपरेशन, एक फेवरेट सेपरेशन होता है जिसमें वो रहता है। कि ये यूनिफॉर्म रहता है कोई फॉर्मूला। यूनिफॉर्म मतलब हर मॉलिक्यूल में आर नॉट ही है? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब मान लो NaCl है, तो NaCl में एक सेपरेशन होगा, ClCl में कहीं अलग होगा सेपरेशन, फिर ये कोई इधर से ओरिएंटेड है, कोई इधर से ओरिएंटेड है, लेकिन हर मॉलिक्यूल में एक आर नॉट अपना अपना होगा। मॉलिक्यूल पेयर में अपना अपना आर नॉट है। आर नॉट का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, जिसके लिए जो फेवरेबल है उस हिसाब से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहेगा। आप चेंज करोगे तो आपका वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। तो क्या बोलते हैं, जीरो को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। यहाँ पे समझो जीरो है, यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन में जीरो समझेंगे। बाकी जितना तुमने डिफॉर्म किया, चाहे एक्सपैंड करो चाहे कंप्रेस करो, स्टोर होगा तुम्हारा वर्क डन, वही वापस रिगेनिंग होगा और ओरिजिनल सेकंड साइज रिगेन हो जाएगा। खैर इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, आपको बस ये जानना है कि ये बिहेवियर कहाँ से अराइज हुआ। तो बिहेवियर का मेन रीजन जो है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो कि डेवलप होता है ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चलो यहाँ तक समझ गए। स्ट्रेस वाला लिखे गया है, लिखा कि नहीं, लिखो। प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर में कोई भी फोर्स पर यूनिट एरिया, जनरली ये फोर्स जो होता है वो पुशिंग फोर्स होता है। प्रेशर के लिए जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, पुशिंग फोर्स बाई फ्लूइड और गैस। ये जनरल है, ज़्यादा है। हम लोग भी फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर डेवलप कराएंगे, प्रेशर बोलते हैं। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स को सिग्निफाई करने के लिए नया नाम दिया गया स्ट्रेस। उसके नीचे लिखा हुआ है, जल्दी लिखो। स्ट्रेस हुआ, मीनिंग तो समझ गया, इलास्टिसिटी क्या हुआ और क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, बड़ा जोर से। व्हाट डू यू मीन बाय? तो प्लास्टिक बॉडी क्या है, तो बताया अभी, पढ़ो क्या लिखा है। इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कोई बॉडी अनेबल होता है, नहीं कर सकता, गीली मिट्टी है, नहीं कर सकता, इनेबिलिटी है उसका, तो ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा बिहेवियर को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। और ये जिस सॉलिड में होगा वो समझो प्लास्टिक है, इसलिए ये प्लास्टिक बॉडी हो गया। व्हाट इज स्ट्रेस डिफाइन मैथमेटिकली, पढ़ो क्या लिखा है। स्ट्रेस restoring force per unit area in the body when it is being deformed by external force. एक्सटर्नल फोर्स इस पे डिफॉर्म कर रहा है, और ऐसे कंडीशन में जो अंदर से डेवलप हुआ है फोर्स रीस्टोरिंग पर यूनिट एरिया। मैथमेटिकली स्ट्रेस इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर द इलास्टिक बॉडी। देखो मैथमेटिकली हम लोग स्ट्रेस को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए कई बार हमें क्या पता कि अंदर से सॉलिड में कितना फोर्स डेवलप हुआ है, हमें नहीं पता। अंदर से कितना फोर्स इसने डेवलप किया हमें नहीं पता। ध्यान दो भाई, पीछे वाले बाल लेके कोई भागेगा नहीं तुम्हारा। हमने इस पे फोर्स लगाया है 20 न्यूटन, हमें क्या पता अंदर से कितना डेवलप हुआ। वो फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलेंगे स्ट्रेस। अंदर से जो फोर्स डेवलप हुआ, और अंदर से फोर्स का हमें क्या हिसाब है, लेकिन बाहर वाला जो अप्लाइड है वो तो जानते हैं। इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स तो उतना ही हुआ होगा। मान लो हमने इसको डिफॉर्म किया और ये अब रुका हुआ है, तो इसका मतलब 20 न्यूटन लगा रहे हैं, तो उधर से भी 20 न्यूटन डेवलप है। इसलिए हमें तो वो 20 न्यूटन अपॉन एरिया करना है, लेकिन वैल्यू तो वही होगा ना, वो वाला रीस्टोरिंग उतना ही है। इलास्टिक बॉडी है, तो प्लास्टिक होगा तो हमने जो लगाया उधर से डेवलप ही नहीं हुआ। अगर इलास्टिक बॉडी है तो जितना लगाया उतना अंदर से डेवलप भी हुआ, रीस्टोरिंग। इसलिए स्ट्रेस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो मीनिंग वाइज क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मीनिंग वाइज क्या है, लेकिन वैल्यू कितना होगा, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसलिए
मैथमेटिकली स्ट्रेस इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी, नॉट प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक में अप्लाइड और डेवलप दोनों अलग अलग होते हैं, तो होता ही नहीं है। इसमें ये फोर्स अप्लाइड फोर्स बोले या रिस्टोरिंग फोर्स बोले, मीनिंग वाइज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा लिख लो यहाँ पे, और इसका रीजन भी हम लोग लिख लेंगे, बिकॉज इन इलास्टिक बॉडी restoring force developed is equal to applied deforming force. Pressure generally pushing force unit area. Gas pushing force on the wall unit area. Fluid pushing force on the wall. पाइप में जा रहे हैं, पुशिंग फोर्स कर रहे हैं, ये सब प्रेशर है। पुलिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग कुछ नहीं बोलते, पुशिंग फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है। स्ट्रेस अलग है, स्ट्रेस सॉलिड के अंदर होता है, बाहर से नहीं होता है, अंदर से जो डेवलप होता है, और इसका पर्पस सिर्फ रिगेनिंग कराना सेकंड साइड का। 3 टाइप, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शेयरिंग। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देखें, नाम से ही क्लियर है कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज, लॉन्गिट्यूडनल मींस लेंथ वाइज स्ट्रेस। ये कब होगा देखो, कोई एक मान लो हमने एक रॉड लिया, रॉड को सीलिंग से फिक्स कर दिया, क्या किया, रॉड को सीलिंग से फिक्स कर दिया, और इस पे फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा। मान लो पहले से जो लेंथ था वो ये था, पहले से जो लेंथ था वो ये था, L0 समझो, और अब ये इसमें चेंज आ गया है x का, लेंथ स्लाइटली इंक्रीज हुआ है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्लाइटली डिक्रीज भी होगा कि नहीं, भले वो दिखने में ना लगे। वायर है उसको तुमने इलोंगेट किया, लेंथ थोड़ा बढ़ गया तो उसका ऑब्वियस है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम तो नहीं रहना है। वॉल्यूम क्या होता है बताओ, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, इसलिए लेंथ जितना बढ़ाओगे एरिया ऑलमोस्ट उतना कम हो जाएगा टाइम्स, वॉल्यूम इज टू रिमेन कांस्टेंट, इसलिए लेंथ बढ़ा है यहाँ पे। फिलहाल अभी हम लोग लेंथ पे फोकस करेंगे, वॉल्यूम पे फोकस नहीं करेंगे। लेंथ में देखते हैं कि लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ कुछ, तो लेंथ क्या जो भी इंक्रीमेंट हुआ है इसका मतलब मॉलिक्यूल में जो सेपरेशन होता था वो बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो ये सब अपने R0 छोड़ के थोड़ा थोड़ा बढ़ गए, इनके सब एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे और इफेक्टेड एरिया में ये रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। इस तरह से यहाँ पे दिखाएं, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स जो चाहता है कि वापस फिर से उसी लेंथ पे चला जाए, यही रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का काम है सिर्फ लेंथ को रिस्टोर कराना, रिस्टोर कराना है, लेकिन लेंथ वाइज लगेगा और लेंथ को रिस्टोर कराना चाहेगा, ऐसा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स तुमने लगाया 20 न्यूटन, तो रिस्टोरिंग भी जो डेवलप होगा वो कितना होगा, 20 न्यूटन। इसलिए ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, वैल्यू वाइज तो उतना ही होगा, मीनिंग वाइज तो भाई ये है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये दिखा दिया हम लोगों ने, रेड वाला नहीं, ब्लू वाला। ब्लू वाला जो फोर्स है रिस्टोरिंग वो पर यूनिट एरिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी दो टाइप के बन जाते हैं, एक होता है टेंसाइल, क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा होता है कंप्रेसिव। जो अभी तुम्हें दिखाया ये टेंसाइल है। टेंसाइल तब होता है जब हम लोग इलोंगेट करते हैं, ऐसे फोर्स लगता है और ये ओरिजिनल लेंथ जो होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ओरिजिनल लेंथ मान लो ये था, तो ये इसमें जो डेवलप होगा जो कि लेंथ के अलोंग लगेगा, लेकिन ओरिजिनल लेंथ से बढ़ा हुआ है इसका अभी का लेंथ, तो ऐसे फोर्स को पर यूनिट एरिया को बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव कब होगा भाई, जब ये कंप्रेस हो गया है,
इस तरह से फोर्स लगा है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि पहले वाला जो लेंथ था वो ज्यादा था लेंथ, पहले वाला लेंथ ज्यादा था और रेड वाला अब का लेंथ, तो कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया। इसका लेंथ कितना दिखाएंगे, तो इसका लेंथ दिखाएंगे L0 माइनस एक्स अभी, और इसका है L0 प्लस एक्स। तो इस कंडीशन में कंप्रेसिव स्ट्रेस का इसका जो टेंडेंसी होगा, हम लोगों ने जो ऐसे इसको किया है फोर्स लगाया, तो ये इधर से ऐसे फोर्स लगाया स्प्रिंग की तरह, ऐसे फोर्स लगा हो, कंप्रेस किया हो, मॉलिक्यूल सेपरेशन R0 से कम हो चुका है, तो ये आउटवर्ड फोर्स लगाएगा अपने ओरिजिनल लेंथ को रिगेन करने के लिए। तो इस कंडीशन में जो ये रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पे ये रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे डेवलप हो रहा है दोनों तरफ, समझ में आया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेंथ वाइज लगता है, इसलिए इसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और ये टेंसाइल हो सकता है या फिर कंप्रेसिव। लिखो जैसे मैंने लिखा है तो वैसे ही लिखेंगे। बुक 2 का माइनस, ये तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अलग से चाहो तो लिख सकते हो, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल, ऐसा अपना दिखाने के लिए, समझने के लिए लिख सकते हो। बट स्ट्रेस का वैल्यू में लिखना है, स्ट्रेस हमारा नेगेटिव नहीं बोलेंगे, स्ट्रेस मतलब कितना रीगेनिंग टेंडेंसी परमानेंट एरिया, स्ट्रेस का सिंपल मीनिंग है रीगेनिंग टेंडेंसी परमानेंट एरिया, वो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि रीगेनिंग करना चाहता है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुआ सर। बोलो सर एरिया जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो किस फोर्स के, उसका छोड़ो, उसको अभी नहीं काउंट करेंगे, वो फोर्स नहीं है। ये जब एक्सपैंड होगा तो वॉल्यूम तो नहीं रहने है ना, एक्सपैंड करोगे तो वॉल्यूम उतना ही रहने हैं, तो एरिया ऑब्वियसली कम होगा, तभी तो तुम्हें लेंथ के लिए मटेरियल मिलेगा। लेंथ बढ़ाने के लिए जो मटेरियल एक्स्ट्रा चाहिए वो कहाँ से आएगा, इधर से ही तो आएगा, इधर से एरिया कम होना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम एक्स्ट्रा नहीं प्रोड्यूस कर रहा। वो तो सॉलिड का अपना बिहेवियर है कि ये इधर से आगे बढ़ेगा तो उधर वाले मॉलिक्यूल में गैप थोड़ा कम होगा। ये अगर इधर से आगे बढ़ जाए ना तो इसको गैप जो पहले इतना था और थर्ड वाला यहाँ था, अब ये इतना बढ़ेगा ना तो ये थर्ड वाला यहाँ आएगा, क्योंकि इसमें भी स्प्रिंग लगा हुआ है। तुम सोचो ये तीनों में एक दूसरे पे स्प्रिंग लगा हुआ है, सब लोग देखो जाते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है, इधर भी पूरे में मॉलिक्यूल है, ऐसा ये रॉड है। तुमने लेंथ बढ़ाया तो ये जो मॉलिक्यूल था और ये दूसरे लेयर का ये मॉलिक्यूल, अब ये जब आगे बढ़ेगा सब में समझो स्प्रिंग है, समझने के लिए। अब ये ऐसे हो गया तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला थोड़ा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा पास हो जाएगा ये, क्योंकि ये सोचो कि स्प्रिंग है इस तरह से और स्प्रिंग ज़्यादा लगेगा इधर, तो ये वाला ऐसे बढ़ेगा तो ये वाला थोड़ा नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा तो इधर से भी नीचे आएगा, इधर से भी नीचे आएगा, तो हर तरफ से साइड वाइज से अंदर की तरफ आएगा, इधर से बढ़ेगा तो साइड से अंदर की तरफ अपने आप आएगा, तो एडजस्टमेंट अपने आप करेगा। समझ गए? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब है जो कि लेंथ वाइज लगे और उसका पर्पस क्या हो, टू रिस्टोर ओरिजिनल लेंथ। बोलो ना भाई, टू रिस्टोर। और एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेस। ये वॉल्यूम स्ट्रेस जो होगा उसका पर्पस होगा वॉल्यूम को, जो भी ओरिजिनल है वॉल्यूम, उसको रिगेन कराना। एग्जांपल समझो यहाँ पे, ये वॉल्यूम स्ट्रेस जो होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस वो होगा रीस्टोरिंग फोर्स। ये भी रीस्टोरिंग फोर्स, लेकिन अलग से नाम क्यों दिया? क्योंकि इस रीस्टोरिंग फोर्स का पर्पस है टू रीगेन द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इस रीस्टोरिंग फोर्स का पर्पस है, दिस फोर्स ट्राइज टू क्या करना, ट्राइज टू रीस्टोर क्या, ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम को रिस्टोर करना चाहिए। कैसे? समझो एग्जांपल से। मान लो वाटर है, क्या है? वाटर है, और वाटर के ऊपर रमेश खेल रहा था, छोटा रमेश खेल रहा था, छोटा रमेश खेल रहा था बैलून से, बैलून इतना बड़ा,
उसने क्या किया, बैलून को फिर स्विमिंग पूल में डिप कर दिया। स्विमिंग पूल में जब आया, ये था ओरिजिनल ये था, और इसका अब जो बन गया वो ऐसा। थोड़ा सा वॉल्यूम में कमी होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा वाटर का, इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, इस तरह से फोर्स लगेंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे, जो इसके वॉल्यूम को कम करना चाहेगा। होता है कि नहीं ऐसा? वाटर में प्रेशर ज़्यादा होता है, एयर में था कम फोर्स लग रहा था चारों तरफ से, इधर ज़्यादा फोर्स लगने लगे, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया। अब जब थोड़ा सा ही वॉल्यूम कम हुआ तो अंदर से फोर्स डेवलप होगा। क्यों कम कर रहे हो भाई? वापस जाओ, फोर्स डेवलप होगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स है जो वॉल्यूम को रिस्टोर कराना चाहता है। ये जो है एक्सटर्नल फोर्स है। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, कंप्रेसिव डिफॉर्मिंग फोर्स है ये तो इसको ऐसे डिफॉर्म कर रहा है कि वॉल्यूम कम कर ले भाई। अब ये ऐसे फोर्स लगा हुआ है, अंदर से भी एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हो रहा है जो चाह रहा है कि वापस आए, लेकिन कर नहीं पा रहा क्योंकि ये है लेवल। तो उसको जैसे रिप्लेस करते हो वैसे। अब जैसे ही इस बैलून को बाहर निकालोगे तो ये फोर्स लगना बंद, डिफॉर्मिंग फोर्स जो हट गया, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आएगा और अपना इफेक्ट दिखा के इसका ओरिजिनल रीगेनिंग करा देगा वॉल्यूम। तो ये जो अंदर से जो फोर्स डेवलप हो रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, वो परमानेंट एरिया जिसका पर्पस है वॉल्यूम को रिस्टोर कराना। क्या पर्पस है? उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेस। समझ गए? कोई भी वुडन ब्लॉक अगर डाल दिया, कुछ भी चीज डालोगे तो इधर से जो फोर्स लगेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स जो लगेंगे, वो उसको वॉल्यूम को कम करना चाहेगा, उससे वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा। चाहे वो डिक्रीमेंट इतना स्मॉल है कि डिटेक्ट ना कर पाए, लेकिन होगा तो जरूर। फोर्स तो एक्स्ट्रा लगाए हैं इसलिए वॉल्यूम कम होगा। तो ऐसा फोर्स इस बैलून को बाहर निकाला तो ये जो अंदर से डेवलप हुआ था वो इसको रिगेन कराया। ठीक है, लिख लो वॉल्यूम स्ट्रेस फोर्स परमानेंट एरिया। दिस फोर्स tries to restore, लिखो लॉन्गिट्यूडनल में भी तो वो अपने वॉल्यूम में वापस जाने लगता है, तो सर उसमें ये कैसे होगी? उसमें मेन फोकस है लेंथ रिस्टोर कराना। लेंथ रिस्टोर होगा तो वॉल्यूम अपने आप रिस्टोर होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनली काम करता है और लेंथ रिस्टोर कराना। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इधर हो उसको रिगेनिंग कराना। दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है समझने, सबका तो एक ही है, टू रिस्टोर द ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो एक हम रेडियस से ले सकते हैं, रेडियस एक्स नॉट रेडियस कम हो गया भाई, तो रेडियस तो लेंथ हो गया ना। यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम का बात है, वॉल्यूम रिस्टोर करना चाहता है, रेडियस भी रिस्टोर होगा उससे। उससे क्या हो, तो रेडियस वाला थोड़ी ना हम लोग बोलेंगे ये वॉल्यूम जरूरी थोड़ी कि रेडियस स्फेरिकल ही हो, क्यूबिकल भी हो सकता है ब्लॉक, बेंच को भी डाल सकते हैं अंदर, मैन भी जा सकता है, रिमोट भी जा सकता है, पेन भी जा सकता है, सब में तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो, चारों तरह से फोर्स लगेंगे। थोड़ी जरूरी कि बैलून तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। ओवरऑल वॉल्यूम में कमी होगा, हर तरफ से फोर्स लगेंगे तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट, हटाओगे वापस रीगेनिंग। रीगेनिंग कौन कराया? स्ट्रेस को कराया। सर जैसे कि सरफेस का दिख रहा है तो फिर इसमें कुछ हो गया तो खुद सेंड कर जाए, अगर एक छोटी चीज डाले उसमें भी वॉल्यूम डिक्रीज हो। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, कुछ भी डिस्कस हो रहा है उससे मतलब नहीं है, तो उस पर लटक रहा है बस।
है ना? बंद करे तो बंद ना करोगे कि मुंह से बंद करेगा, मुंह फैला के बंद करेगा, तो फैला हुआ था मुंह तुम्हारा वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोले, तू भी खड़ा हो जा भाई, पीछे वाले खड़े रहेंगे क्लास में। तो लिख लिया इसको सारे लोगों ने। वॉल्यूम स्ट्रेस का पर्पस है वॉल्यूम रिस्टोर करना, ठीक है? इसका पॉइंट ऑफ व्यू वॉल्यूम से, बॉडी चाहे जिस भी शेप का हो, कैसा भी शेप हो, जब भी इसको डालोगे प्रेशर बढ़ गया हर तरफ से तो उसका वॉल्यूम को कम करेगा। एक तरफ से बढ़ता तो लेंथ को कम करना था, उधर रॉड पे फोर्स लगाया तो एक ही तरफ से लेंथ बढ़ाना है, लेंथ बढ़ाना है, उधर से फोर्स नहीं लगा रहे, साइड से फोर्स नहीं लगा रहे, इधर से क्या है, हर तरफ से फोर्स लगेगा, हर तरफ से फोर्स लगेगा तो वॉल्यूम को चेंज कराएगा। तो वो चेंज करने जो चेंज हुए उसको रीस्टोर कराया, ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस। और सीलिंग स्ट्रेस, तो सीलिंग स्ट्रेस को